आज हम लोग बात करने वाले हैं हाथरस पे और उसके अलावा भी कई न्यूज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले जिस चीज़ पर आज बात करनी चाहिए वो हाथरस का केस है। वो सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। मैं सिर्फ एक हाथरस के मामले में आपसे बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ कि होने वाले 87 रेप्स जो डेली होते हैं, 60,000 के आसपास रेप सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ये सालाना एनसीआरबी की रिपोर्ट है। क्या ये बिलीवेबल है? जहां राज्य सरकार इतनी मजबूत, केंद्र सरकार इतनी मजबूत, और वहां ये हालात हो रहे हैं। अब तो बहाना बनाने को भी कोई बहाना नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता जिसको हम कई बार सामंतवादी मानसिकता, फ्यूडल माइंडसेट कहते हैं, ये उसका नतीजा है। हाथरस में ही क्या हुआ? हाथरस में एक बच्ची है जो उस वंचित तबके से आती है जिस तबके का समाज और इतिहास में और सांस्कृतिक रूप में एक ऐसी उसको श्रेणी दी गई है जो सबसे नीचे की श्रेणी होती है। आज तक वो उन जोर और जुल्म को सह रही है। कारण क्या है? कारण सिर्फ यह है कि वो दलित है, वो वंचित है। उसके बदन की पसलियां टूट जाती हैं। रातों रात पुलिस ऑफिशियल्स उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं जो हिंदू माइथोलॉजी के खिलाफ है। और क्या फिक्र है हमें कि उसका रेप हुआ था या नहीं हुआ था? तो सवाल यह उठता है कि तो फिर अगर रेप नहीं हुआ था तो फिर उसको मारा क्यों गया रात में? ऐसे कई सवाल हैं जो कभी यूपी पुलिस से पूछे जा रहे हैं, कभी यूपी सरकार से पूछे जा रहे हैं। अभी बहुत प्रेशर के बाद जब सरकार ने यह मामला सीबीआई को देने को सोचा तो उसके घर वालों ने कहा है कि यह मामला सीबीआई से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल रखे। तो ये तो एक बात हुई। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, अभी इस तूफान को, इस आंधी को हिंदुस्तान झेल ही रहा था कि कहीं 22 साल की लड़की के साथ, कहीं 11 साल, कहीं 3 साल, कहीं 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ रेप हो गया। और जो निर्भया के साथ हुआ था वो क्या था? क्या वो जो हम कैंडल मार्च लेकर निकले थे वो सबका सब फेक था, हाइपोथेटिकल था? क्या था वो? मुझे आपसे बस ये बात करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश, डेमोक्रेटिक देश, जिसके लिए हम 200 सालों तक लड़ते रहे आजाद कराने के लिए, यही आजाद कराया हमने। अब उसके अलावा दूसरे न्यूज पर चलते हैं, जबकि हालात ऐसे नहीं है कि इसके अलावा और कोई बात की जाए, लेकिन चूंकि देश है, दुनिया है, और भी बातें होती रहती हैं। आपको पता है हमारे स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। पार्टियां, वोटर्स, कैंडिडेट्स, इवन कि वो भी जिनको मंत्री बनना है, जिनको एमएलएस बनना है, वो सब वेट कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए और कब सब कुछ बदल जाए हमारा और हम नेता बन जाए। लेकिन हम बिहार की जनता को यह सोचना होगा कि हम किसे वोट दें, किसके हाथ में अपनी तकदीर दें। बेरोजगारों की यह हालत हो गई है कि जो देश का औसत दर है, बिहार उससे दोगुना है। अब बताइए फिर हम ये किस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं? 15 साल तक सरकार चली आ रही है। अब तो वो ये भी नहीं कह सकती है कि नहीं, ये हम तो अभी अभी आए हैं। यानी किस तरह, क्या चाहिए? हमें बदलना है? हमें बदलना है या नेताओं को बदलना है? तो डेमोक्रेसी में तो जब पहले वोटर बदलेंगे तब नेता बदलेंगे, राइट? रामविलास पासवान जी की डेथ हिंदुस्तान को एक ऐसे झटके की तरह लगा है कि आपको बताया नहीं जा सकता। आप चाहे इमरजेंसी में उनके काम को देखिए, मंडल कमीशन के जमाने में उनके काम को देखिए, दलित उत्थान के लिए उनके काम को देखिए। जब मैंने ये खबर सुनी कि रामविलास जी नहीं रहे, मुझे पता है कि वो जगह अब नहीं भरने वाली, अब वो जगह और कोई नहीं लेने वाला। लेकिन फिर भी चूंकि दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं है, हमें यह समझना होगा कि रामविलास पासवान नहीं तो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा जो उनकी तरह बातें करता होगा, जो उनके सवाल खड़े करता होगा, जिनका रामविलास पासवान जी जिनकी आवाज उठाते थे। और जैसे कि परंपरा है, चिराग पासवान ने खुद को रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी मान लिया। अब सवाल उठता है कि जनता ने माना है या नहीं। अब हम आते हैं बॉलीवुड वर्सेस जर्नलिज्म पर। ये दोनों, पत्रकारिता और हमारी हिंदी सिनेमा, ये दोनों हमेशा से एक साथ चलते रहे हैं। दोनों ने समाज को कहीं ना कहीं आईना दिखाया है, या समाज को देखकर इनका एक स्वरूप बना है, जो भी है। लेकिन अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझे तो इसी तरह चलता रहा है। दोनों ने समाज को आगाह किया है, बातें बताई हैं, किसी ने कला के माध्यम से तो किसी ने सूचना के माध्यम से, लेकिन किया यही गया है।
लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई है कि ये दोनों दो फाड़ बैठे हैं। एक तरफ बॉलीवुड हो गया है और एक तरफ जर्नलिज्म। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पुरानी बात है जब सुशांत सिंह राजपूत की वो दुखद घटना सामने आई, जिसमें बिहार के एक ऐसे उभरते सितारे ने जो कई नौजवानों के सपने और का हीरो बन चुका था, उनका हीरो बन चुका था, अचानक उसकी जिंदगी तमाम हो जाती है। कई कयास लगाए गए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब जो भी हुआ एम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इट वॉज अ सुइसाइड। लेकिन उसके बाद जो राजनीति हुई वो बड़ी ओछी हुई। इस तरह से उनके नाम को कैप्चर किया गया, इस तरह से उनके नाम को हड़पा गया, हाईजैक किया गया कि सोचा नहीं जा सकता था। एक एक्टर की मौत हुई है, किसी के बेटे की मौत हुई थी, किसी के भाई की मौत हुई थी, किसी ऐसे सपने की मौत हुई थी जिसने इतनी बड़े कैनवस पर उस सपने को देखा गया था, जो बिहार के लगभग 14 करोड़ लोगों में एक उम्मीद, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता था। उसकी मौत हुई थी। लेकिन हमने क्या देखा कि उसका भी राजनीतिकरण हो गया। उस खूबसूरत चेहरे को पोस्टर्स पर लगाकर राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार किए। आप सोच सकते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ कि यही जो राजनीतिक दलें हैं, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले जबरदस्त विरोध में, जब उन्होंने अपने सरनेम को बदला था किसी एक खास घटना की वजह से, उस घटना का जिक्र यहां जरूरी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा। क्या होता है कि आज राहुल शिवशंकर, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार और प्रदीप भंडारी, इन 4 जर्नलिस्ट पर, और 2 चैनल्स हैं खासकर जिसको आप समझ जानते हैं, बहुत फेमस है, बड़ा चिल्ला चिल्ला के अंग्रेजी बोल बोल कर वो सबको परेशान कर देते हैं। रिपब्लिक टीवी है और टाइम्स नाउ है। ये बिल्कुल बॉलीवुड ने इन पर डिफेमेशन का केस दर्ज किया है दिल्ली में। और लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि यही बॉलीवुड उस वक्त सोया हुआ था जब और भी मामले, जब रिया चक्रवर्ती का ही मामला चल रहा था, कुछ भी स्टेटमेंट उनके नहीं आए थे। जैसे लगता था कि ये उनके कान में ये खबर गई ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन अब खैर उन पर पड़ा है तो वो आए। जो भी हो, अब इस मामले में क्या रुख लिया जाता है, क्या बातें होती हैं, क्या सच्चाई सामने आती है, वो तो बात की बात है। लेकिन ये देखा जाएगा। कंगना रनौत को आप देख सकते हैं, वो बॉलीवुड की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई। उसके बाद उन्होंने इतनी जबरदस्त शक्ल ऐसी इख्तियार कर ली जैसे लग रहा था कि वो किसी न किसी एक पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा कर रही हैं। अपनी फिल्मों का नाम लेकर कुछ ऐसी घटनाओं का नाम लेती थी वो जिससे 2 समुदायों में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। एक जर्नलिस्ट जब सवाल पूछना छोड़कर ताकतों से, सत्ता के गलियारों से, और वो एक राज्य के मुख्यमंत्री, जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, उसको तुम तड़ाक कर रहे थे, वो तू तड़ाक पर जा रहे थे, वो नामों को उछाल रहा था, जिसको मन कर रहा था उसके नामों को उछाला जा रहा था। आप सोच सकते हैं कि हम किस लेवल पे चले गए। आपको मैं अगर बताऊं तो कुछ इसी तरह के प्रोग्राम से हर देश की डेमोक्रेसी और आने वाले कल को तोड़ा गया है। और जहां तक सवाल केस का है तो वो तो आने वाली बात है, जब आएगा तो देखा जाएगा। हमने खासकर जब से प्राइवेट न्यूज चैनल का कल्चर शुरू हुआ हमारे यहाँ, एक टर्म जो हमारे सामने आया वो टीआरपी था। अक्सर सुनते हैं टीआरपी क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमें जानना होगा कि टीआरपी क्या होता है। टीआरपी एक रेटिंग होती है जिसका मकसद ये जानना होता है कि कोई भी चैनल कितना ज्यादा किसी भी देश में रन कर रहा है। लेकिन आपको मैं अगर बता दूं कि भारत की आबादी जो लगभग हमारे प्रधानमंत्री जी के हिसाब से 130 करोड़ लोग हैं, वहां 40,000 टीआरपी मशीन जो हैं वो घर पे लगे हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं, उन 40,000 लगाए गए टीआरपी वाले जो घर होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप ये खबर किसी और को मत दीजिएगा कि आपके यहाँ टीआरपी मशीन है। और जो अभी टीआरपी का मामला चल रहा है, आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी पे ये मामला है, तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशन है कि उन्होंने पैसे देकर ये मशीन लगवाया है। और कहीं कहीं तो यहाँ तक इल्जाम है कि उन्होंने एक और टीवी दे दिया है कि आप अपनी वाली टीवी पर जो देखना है देखिए, लेकिन एक रूम में जो एक टीवी रखा हुआ है उसमें दिन रात 24/7 आप हमारे चैनल को ऑन रखिए। ये बहुत बड़ा करप्शन है। ये मिसलीड करना है ना। आप और मैं इसे टीआरपी की तरह देख रहे हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए, जब ये खबर आती है कि इस चैनल का या इस चैनल जो भी वो चैनल है XYZ का कि टीआरपी सबसे ज्यादा है, तो आपको क्या खबर है? अच्छा, जो न्यूज ये दिखा रहे हैं उसको यानी सारा भारत देख रहा है,
तो आप पर ये और मुझ पर ये इंप्रेशन बनेगा कि यानी ये करेक्ट न्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फेक है। इसलिए ये बहुत बड़ा धोखा है। तो हमें समझना होगा, हमें इससे निकलना होगा और टीआरपी के इस धूर्त खेल से हमें बाहर होना होगा। अगर हमें ईमानदार हिंदुस्तान चाहिए, हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसके लिए आज़ादी, लोकतंत्र, भाईचारा और बराबरी और सेकुलरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें इन टीआरपी जैसे जो टीआरपी के नाम पर गलत बातें फैला रहे हैं उनको रोकना होगा। विपक्ष की आवाज़ होना मीडिया की आवाज़ होना है, लेकिन मीडिया की आवाज़ को जब सत्ता खरीद लेती है तो फिर वो विपक्ष की और जनता की आवाज़ नहीं होती, फिर वो सत्ता के हाथ से जब पीठ थपथपाने वाली जो थप की आवाज़ होती है वो होती है। और अब जो एक अजीब मुद्दा है, पूरी दुनिया में जब प्रेम, मोहब्बत, सौहार्द, अपनापन, एकता, यूनिटी की बात होती है तो सारे एग्जाम्पल सेट कर दिए जाते हैं, सारे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। पर आजकल जहां हम लोग हैं और जो हमारा देश है जिसे हमने भी बनाया है वो एक अजीब शक्ल ले रहा है। तनिष्क ने एक कोशिश की जिसमें तनिष्क ये दिखाता है कि एक लड़की है जो हिंदू फैमिली से है, उसकी शादी होती है मुस्लिम फैमिली में। वो क्या करती है, रस्म और रिवाज के मामले में दिखाया जा रहा है कैसे दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। लव जिहाद कहां है? कौन बोल रहा है ये सब? और हम सुन रहे हैं, हम मान रहे हैं। ये वो तनिष्क है जिसने कोविड-19 के टाइम में भारत सरकार को बहुत बड़े रकम से मदद की है और हम उसको बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि उसने कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए। उसके एड में आखिर में नौबत ये आ गई माय डियर, तनिष्क को अपने उस एड को रिमूव करना पड़ा, हटाना पड़ा। इससे बड़ी दुख की और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है लेकिन देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम तो नहीं हो सकता। तो बस समझने की जरूरत है, हम ही नागरिक हैं, हम ही लोग हैं, हम ही देश हैं, हम ही सब कुछ हैं। हमें ही हिंदुस्तान को बनाना होगा, हमें इसके लोकतंत्र को, इसके सारे जो प्रस्तावना में दिए गए बुनियाद हैं उनको बचाना होगा। हमें उस थाती को बरकरार रखनी होगी जिसके लिए हमारे वीर योद्धाओं ने हिंसा, अहिंसा, सबके मार्ग को हटाकर सबसे जरूरी जिसमें भारत को रखा था, अलग अलग तरीकों से उन पे चलना होगा।